हेलो एवरीवन, आज हम लोग चर्चा करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन की शुरुआत हिंदुस्तान में कैसे हुई और इंक्लूजन वर्ल्ड वाइड इसकी शुरुआत कहाँ से, इसको मतलब इंक्लूजन का जन्म हुआ। इन सब कुछ बिंदुओं के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि वेयर एंड हाउ इट हैज़ कम फ्रॉम दिस टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन, तो हमें एक बार हिस्ट्री के बारे में देखना होगा। पहले कभी किसी टाइम में जो है इसके तीन अलग अलग एराज रहे, जिसको हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन या इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। ये तीनों जो चारों जो टर्म्स हैं, ये पास्ट के टर्म्स हैं। जो जैसे डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, वो कोई 18वीं सेंचुरी में ये टर्म आया था। जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी जो किसी काम में शामिल नहीं हो सकते थे, अपनी कंट्री या अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों को किसी इंस्टीट्यूशन में रख दिया जाता था। लेकिन 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे डेनमार्क है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, वहाँ पे एक नया सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट चला जिसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जब पर्सन विद डिसेबिलिटी को कम्युनिटी से बाहर यानी इंस्टीट्यूशन से तोड़ करके उन लोगों को, मतलब वहां से ऐसे इंस्टीट्यूशंस को तोड़ करके इन लोगों को विद इन द कम्युनिटी लाया गया और इसी एरा को हम डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन एक डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को अचीव करना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, जिसको आगे बढ़ाने के लिए वोल्फेंसबर्गर और नेर्जे ने 1960-70 में एक नए टर्म की शुरुआत की और उसका नाम रखा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को वो सब कुछ मिले जो एक पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी को या सामान्य व्यक्ति को मिलता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये देखा गया कि नॉर्मलाइजेशन को अचीव करने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा और एक नए टर्म का उद्भव हुआ, एक नए टर्म को जन्म दिया गया और वो था इंटीग्रेशन। आप सब लोग इससे मेरे ख्याल से फेमिलियर होंगे कि इंटीग्रेशन क्या था। इंटीग्रेशन का मतलब था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी और सामान्य जो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी थे, वो सब एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे, लेकिन एक छत के नीचे नहीं पढ़ते थे। जैसे हियरिंग, पर्सन विथ हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए अलग क्लास होती थी, पर्सन विथ विजुअल इंपेयरमेंट के लिए अलग क्लास होती थी और सामान्य लोगों के लिए अलग क्लास होती थी, लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एक ही होता था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये महसूस किया गया कि ठीक है, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ ये इतना बड़ा काम हो रहा है, तो काफ़ी कारगर था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज किया गया कि नहीं, इसमें अभी भी संशोधन या अभी भी इसमें बदलाव की आवश्यकता है और इस बदलाव के लिए एक नया टर्म आया, इंक्लूजन, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन मैं जो पीछे एक बात आपसे कर रहा था नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन जो टर्म दिया गया था, जो वोल्फेंसबर्गर और नेर्जे ने 1960-70 में टर्म इंट्रोड्यूस किया था, यह आसान नहीं था इसको अचीव करना। और शायद यही वजह थी कि इसके लिए तीन सिद्धांत, तीन इसके प्रिंसिपल्स बनाए गए, एक एंटी लेबलिंग, दूसरा मेन स्ट्रीमिंग और तीसरा डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। एंटी लेबलिंग का मतलब था कि हर व्यक्ति पहले व्यक्ति है और बाद में उसकी विकलांगता है। आपको बता दूं कि शायद यही वजह थी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 या राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसमें जो है पर्सन पहले आ रहा और डिसेबिलिटी बाद में आ रही है। एंटी लेबलिंग जो था वो इसी को इफेक्ट देने के लिए पर्सन पहले आता है और डिसेबिलिटी बाद में आता है। जो दूसरा था, जो मेन स्ट्रीमिंग की जो मैं बात कर रहा था, हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी को जब तक समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे हम, तब तक हम इंक्लूजन को अचीव नहीं कर सकते। और तीसरा, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जब तक इंस्टीट्यूशन से एग्जिस्ट करेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशन हमारे सोसाइटी में रहते जैसा पहले होते थे, जो कम्युनिटी से बाहर एक जगह एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता था और वहां ऐसे लोगों को ले जाकर के एडमिट कर दिया जाता था जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते थे। उस दौर में शायद इसको असाइलम्स के नाम से भी जाना जाता था। ये तीन थे नॉर्मलाइजेशन के प्रिंसिपल्स। अगर इनको जब तक एड्रेस नहीं किया जा सकता, जब तक इसको अचीव नहीं किया जा सकता, तब तक हम इंक्लूजन के बारे में कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन फ्यूचर है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो है जीरो रिजेक्शन। आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड एजुकेशन है, वो सब जगह जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आपसे भी अगर लेमैन के लैंग्वेज में बात करूं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, इंक्लूजन ऑफ पर्सन, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, चाहे वो डिसेबिलिटी हो, चाहे उसका कास्ट हो, चाहे क्रीड हो। ये जीरो रिजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी फ्यूचर की बात है। लेकिन बाकी जगह जो है, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर काफी हद तक जो जीरो रिजेक्शन है उसको अचीव किया जा चुका है।
ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पॉलिसी या कानून दूसरी कंट्री की तुलना में कम है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में दुनिया के किसी भी मुल्क से सबसे ज़्यादा कानून बने हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। राइट फ्रॉम 1912 की अगर हम बात करें इंडियन लुनेसी एक्ट की, वहाँ से लेकर करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 और इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1982, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जिसको अभी हम 2020 में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानेंगे। सो इसका एक बहुत लंबा एक लिस्ट है जो हमारे कंट्री में जो है कि इतने सारे कानून आए, और शायद ये कानून इसीलिए आए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को न सिर्फ एजुकेशन, बाकी एक जो सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, जो हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको अचीव किया जा सके। लेकिन समहाउ ये जो एक्ट थे शायद कहीं कमी रह गई होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। शायद यही कारण है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को अभी भी अपने राइट्स, अपने अधिकार और अपने लिए जो उनके प्रोविजंस हैं उसके लिए अभी भी फाइट करने की जरूरत पड़ रही है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? जैसा अब थोड़ी देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा सिस्टम है इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें हम पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं, बाकी सारे किसी भी पर्सन को, कोई भी अगर एजुकेशन लेना चाहता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड और डिसेबिलिटी और एबिलिटी, एक छत के नीचे सभी को एजुकेशन दिया जाए, इसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। और ये एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है। उसके नीचे आप देखिए एक राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का भी डेफिनेशन है। मोर और लेस दोनों का कहने का जो अर्थ है वो एक ही है। सो व्हाट इंक्लूजन इज ऑल अबाउट, इन सब के बारे में भी बात, जो थोड़ी बहुत हम लोगों ने बात की आप लोगों से, उसके बाद भी प्रश्न उठता है कि आखिर इंक्लूजन है क्या या इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। सो आप अगर डिटेल में जाकर के देखें तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सो हर व्यक्ति को, जिस तरीके से हर व्यक्ति का अपना एक रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है, वैसे ही पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए। फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। समाज के हर काम में उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स दे डिजर्व टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होना चाहिए, इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। अगर ये सब हम अगर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो रहा है। एक एजुकेशनल सेटिंग में, एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट में, एक क्लासरूम में अगर ये सारे जो कंसर्न्स हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं, अगर इनको एड्रेस किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ उसको अचीव कर रहे हैं और हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर इंक्लूजन के बारे में बात करें तो इंक्लूजन it ensures participation of person with disability along with general population in all aspects। अगर आप सोशल की बात करें, एजुकेशनल की बात करें, कल्चरल की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हेल्थ की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, और सिर्फ यही नहीं, जैसा मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इन ऑल एक्टिविटीज, हर एक्टिविटीज में अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन इज हैपनिंग और इंक्लूजन इज हैपनिंग। लेकिन मुद्दा यह है कि क्यों हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ही बात कर रहे हैं इंक्लूजन की? क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी इतना बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हम लोग इंक्लूजन की बात कर रहे हैं? इंक्लूजन की जरूरत पर्सन विद डिसेबिलिटी से ज्यादा और लोगों की भी है। पर्सन विद डिसेबिलिटी से ज्यादा जरूरत है इंक्लूजन की, और उनकी तादाद, उनका जो प्रिविलेज, जो उनकी जो पॉपुलेशन है, जो उनकी आबादी है, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी से कहीं ज्यादा है। सो वो कौन है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्किंग चिल्ड्रन, हमारे आसपास आप देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काम करने वाले हैं और उनको जो है इंक्लूजन की या उनको एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन समहाउ वो शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या उनकी अपनी बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सो एक तो ये है कि जो वर्किंग चिल्ड्रन है उनको जरूरत है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ऑफ कोर्स चूंकि आज का मुद्दा ही चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के इर्द गिर्द है, तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है। गर्ल्स लिविंग इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, आप सब लोगों के पास एक यूसुफ मलाला जो है वो एक एग्जांपल है। आप सब लोगों को पता है मतलब कि वो किस तरह के एडवर्स सर्कमस्टांस में यूसुफ मलाला हैड एजुकेशन। सो उनके अपने लोग, उनके अपने पड़ोसी, उनके अपने रिलेटिव्स, उनके अपने नेबर्स उनको नहीं चाहते थे कि उनको एजुकेशन मिले, और कितने सारे चैलेंजेस को सामना कर करके समहाउ शी कुड मैनेज टू गेट सम एजुकेशन। सो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान में भी हैं। ऐसे बहुत सारे पता नहीं, अभी आज का तो मेरे पास रिसेंट डेटा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने चूंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है तो वहां देखते थे कि स्कूल में टॉयलेट नहीं होता था।
सो बहुत मुश्किल होता था। आज भी ऐसे बहुत सारे, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंस्टीट्यूशंस होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहां लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं होगा। ऐसे में लड़कियों के लिए जाना मुश्किल है। तो एक तो वो है चिल्ड्रन विथ HIV एड्स एंड अदर क्रॉनिक इलनेस। पर्सन विद डिसेबिलिटी को बात छोड़ दें, अगर क्या हम लोग इंक्लूजन के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या हम लोग अपने आप को प्रिपेयर किए हुए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए? क्या हम लोग अपने बच्चों को, अपने सिबलिंग्स को, अपने किड्स को, अपने घर के छोटे बच्चों को, क्या हम एक ऐसे बच्चे के साथ क्लासरूम या उसका बेंच या डेस्क शेयर करने के लिए तैयार हैं जो HIV एड्स से पॉजिटिव है? जबकि हम सब लोग जानते हैं कि HIV एड्स छूने से, खाना शेयर करने से नहीं फैलता है। हम लोगों को पता है कि HIV एड्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए कौन सा माध्यम है। बावजूद इसके क्या हम लोग इतना ओपन अप हैं? क्या हम लोग इतना ओपन इनफ है कि हम लोग इसको मतलब अपने घर के बच्चों को HIV एड्स पॉजिटिव वाले जो बच्चे हैं उनके साथ पढ़ने के लिए भेजें? सो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हम लोग, शायद मुझे लगता है कि हम लोग भी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बहुत पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबरर, ऑफ कोर्स आप सब लोगों को पता है कि अभी कोविड के टाइम में कितने सारे जो लेबरर्स थे जो हमारे लिए अलग अलग शहरों में जा करके अलग अलग तरीके के काम करते हैं, अब वो सारे लोग पलायन कर गए, अपने नेटिव चले गए। अब वो कब आएंगे? और अभी भी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोविड का टाइम अभी बेहतर हो रहा है, शायद पहले से और ज़्यादा एडवर्स हो गया है। स्ट्रीट चिल्ड्रन है, सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत है और उनके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन इन रिमोट एंड ट्राइबल एरिया, आप देखिए बहुत सारा आप सोशल मीडिया के थ्रू देखते होंगे कि बच्चे ब्रिज बना करके किस तरीके से तार के ऊपर चल करके किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रिमोट एरिया में या ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उन लोगों के पास अभी भी एजुकेशन का अभाव है। उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है। और इन ऑल अदर चिल्ड्रेन, ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता है कि मैंने सारे बच्चों की यहाँ पे लिस्ट किया है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छूट भी गए हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है। सिर्फ इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत पर्सन विद डिसेबिलिटी को नहीं है, इंक्लूजन की जरूरत और बहुत सारे लोगों को है। बावजूद इसके कि रिसेंट जो एक्ट है हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है अप टू 18 ईयर्स, जिसमें प्रोविजन है कि 18 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। दूसरा है मर्जर ऑफ SSA एंड सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एज अभी जो हम लोग जानते हैं कि समग्र शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और 5% रिजर्वेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिला है हायर एजुकेशन में, कि कोई अगर MBBS करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है या और कुछ करना चाहता है हायर एजुकेशन में, MA PhD या कुछ इस तरह का ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो इस तरह के लिए जो है 5% रिजर्वेशन दिया गया है। CBSE मेक्स मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स। सो CBSE ने मैंडेटरी कर रखा है स्पेशल एजुकेटर का अपॉइंटमेंट हर इंक्लूसिव स्कूल में। सारे जो भी स्कूल्स हैं जो CBSE से एफिलिएटेड हैं, उन सारे स्कूल्स में एक स्पेशल एजुकेटर का होना मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हमारे देश में ट्रेंड जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनका अभी भी अभाव है। शायद ये एक कारण हो सकता है कि CBSE स्कूल में अभी भी कंट्री के इतने सारे CBSE स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स में टीचर्स पूरी तरीके से अपॉइंट नहीं किए गए हैं। रिलैक्सेशन बाय CBSE बोर्ड इन एग्जाम्स, आप सब लोगों को पता है कि भी बहुत सारा रिलैक्सेशन जो है वो CBSE ने दे रखा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एग्जाम में उनको टैब दे सकते हैं, उनको कंप्यूटर दे सकते हैं, सो इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले जो उनके स्क्राइब्स होते थे जो जिनके बदले में वो एग्ज़ाम लिखते थे, वो एग्ज़ाम के दिन ही मिलते थे। अब उनको टाइम दे रखा है कि एक दिन पहले मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये कुछ एक एडवांसमेंट है जो CBSE की ओर से प्रोविजंस बनाए गए हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बावजूद इसके कि ऐसा नहीं है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान है। और ख़ास करके हिंदुस्तान जैसे मुल्क में आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो मुल्क है, वो डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी बोलियाँ हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतना सारा फूड हैबिट्स है, इतना सारा ड्रेसिंग सेंस है। हर 2, 4, 5, 10, 20, 50 किलोमीटर के बाद जो है भाषा और बोलियां बदल जाती हैं। सो ऐसे में हिंदुस्तान जैसे डाइवर्स कंट्री में इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी विविधताओं के साथ इंक्लूजन को अचीव करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा भी
चूंकि मैं आप लोगों से पहले बात करना चाह रहा था जो वो उसको अब यहाँ कहना चाहता हूँ। जो हम लोग इंक्लूजन की बात कर रहे थे तो उसमें एक बात आ रही थी कि इंक्लूजन की शुरुआत हिंदुस्तान में कैसे हुई। सो आप लोगों को बताऊं कि इंक्लूजन की शुरुआत हिंदुस्तान में बहुत नया कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान के लिए, और ऐसा नया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ये इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट आज से नहीं बहुत सालों से है। आपको एक आध एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप सब लोगों को पता है कि धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे। सो धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे लेकिन वो राजा थे और उनके 100 बच्चे थे। तो धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी थे और उनको इस तरह का मतलब प्रिविलेज था कि ही वाज अ किंग। आप लोग इस बात से आप लोग शायद कह सकते हैं कि एक टाइम था कि शायद डिसेबिलिटी की वजह से उनको राजा नहीं बनाया गया। ऑफ कोर्स ये भी सच है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उनको राजा बनाया गया और सब लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया एज ए किंग। इसके अलावा अष्टावक्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अष्टावक्र वाज उनको 8 जगह से, चूंकि वो हैंडीकैप थे इस वजह से उनका नाम अष्टावक्र रखा गया था। He was well accepted in the society, महान ज्ञानी थे। सूरदास दृष्टिहीन थे और उन्होंने श्री कृष्ण की जो है इतने अच्छे से उनकी सुंदरता का वर्णन किया है कि लोगों को उनकी मतलब उनकी जन्मांधता पर जो है लोगों को संदेह होता है कि क्या वो जन्म से दृष्टिहीन थे कि नहीं, क्योंकि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, दृष्टिहीन थे। बावजूद उसके उन्होंने इस तरीके से श्री कृष्ण की सुंदरता की व्याख्या की है। आप सब लोग फेमिलियर होंगे लुई ब्रेल से, जिन्होंने ब्रेल लिपि का इन्वेंशन किया था। वो खुद ब्लाइंड थे लेकिन उन्होंने लुई ब्रेल का इन्वेंशन किया। ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का इस्तेमाल किया, टेलीफोन का आविष्कार किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। खास करके मैं जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, आप सब लोगों को पता है कि चूंकि महाभारत वगैरह आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि शकुनी को भी एक आंख में प्रॉब्लम थी। बावजूद इसके देखिए आप कितना एक्सेप्टेड थे। मंथरा जिन्होंने रामायण के बारे में अगर हम बात करें तो मंथरा आप सब लोग जानते हैं। बहुत सारा लिटरेचर है जो मंथरा को बताता है कि मंथरा जो है साउंड माइंड नहीं थी। बावजूद इसके देखिए कैकेयी ने उनको जो है, महारानी कैकेयी ने उनको दहेज स्वरूप जो है अयोध्या लेकर के आए थे। तो इस तरह का बहुत सारा रेलेवेंस अगर आप देखें इंडियन लिटरेचर में तो हम लोगों को देखने को मिलेगा। इवन ये नहीं, राजा विक्रमादित्य की बात करेंगे अगर आप या राजा अकबर की भी बात करेंगे आप, तो आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे गुप्तचर रखे थे जो हैंडीकैप थे। सो ऐसे हैंडीकैप लोगों को गुप्तचर बनाया गया था कि ये आराम से जाकर के कहीं भी भीख मांगते हुए या बैठे हुए आराम से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन लेकर करके उनका एक्सेस डायरेक्ट राजा के पास होता था। सो हिंदुस्तान जो है बहुत इंक्लूसिव था। लेकिन ये कुछ इंक्लूजन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस करता हूं कि ये एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन टाइम के साथ जैसे बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, हिंदुस्तान ने भी बहुत सारी चीजों को बदलाव किया है, तो हिंदुस्तान में भी अब इसका इस्तेमाल अब ये फॉरेन टर्म हो करके भी हम लोग इसको इतना अपना लिए हैं कि हम लोग इसके पीछे मतलब इसको अपनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अदरवाइज इंक्लूजन जो हिंदुस्तान है वो शुरू से ही इंक्लूसिव सोसाइटी रहा है और हिंदुस्तान में इंक्लूजन के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी है और इन सबको डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए मुझे लगता है कि शायद इंक्लूजन की अब ज़रूरत पड़ गई है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस है, स्किल टीचर्स हैं। आप हमसे बोलेंगे कि ट्रेन टीचर चाहिए तो हम आपको 1000 टीचर्स दे देंगे, लेकिन अगर आप हमसे कहेंगे कि आपको स्किल्ड टीचर चाहिए तो शायद मैं आपको 10-20 भी न दे पाऊँ। सो देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड टीचर एंड ट्रेन टीचर्स। हमारे पास करिकुलम का प्रॉपर अडाप्टेशन नहीं है। सो करिकुलम अडाप्टेशन के लिए भी कुछ कोर्सेस, कुछ ट्रेनिंग या कुछ इस तरह के वर्कशॉप्स या लीगल फ्रेमवर्क में एक प्रोविजन होना चाहिए कि करिकुलम अडाप्टेशन के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि वो करिकुलम को किस तरीके से अडाप्ट करें और उसको बता सके। फॉर एग्जाम्पल एक बात मैं बताऊं आपको, हम सब लोगों ने प्यासा कौवा की कहानी पढ़ी है। सो प्यासा कौवा की कहानी एक चैप्टर है, आप चाहें तो उसको चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो पिक्चर के माध्यम से भी आप कई टुकड़ों में, कई सीन में उसको कर सकते हैं और फिर उसको रिक्रिएट कर करके बच्चों को बता सकते हैं कि प्यासा कौवा की कहानी क्या है। तो यही एक तरीके का करिकुलम अडाप्टेशन है। तो ये एक है। उसके अलावा जो है स्किल इन्वायरमेंट, ये फैमिलियर, ये एक अपने आप में जो है बाधा है। स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत कंजेनाइटल नहीं है, बहुत रिसेप्टिव नहीं है, बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये कारण है चैलेंज, ये एक बड़ा चैलेंज है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। फैमिली कोलैबोरेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी की फैमिली के लिए आप समझ रहे हैं कि
अगर लार्जर डेटा आप निकाल करके देखें पर्सन विद डिसेबिलिटी का, तो ऐसा नहीं है कि अमीर और गरीब लोगों में अमीर लोगों में नहीं होता है, गरीब लोगों में होता है, लेकिन जो लार्जर जो डेटा है आप देखेंगे तो इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है पॉवर्टी के साथ। सो जो गरीब लोग हैं उनमें जो डिसेबिलिटी का प्रिविलेंस है वो ज़्यादा है, और ऐसे लोग जब अपने लाइवलीहुड को अर्न करें कि स्कूल या टीचर हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें, ये एक चैलेंज होता है, जिसकी वजह से कई बार इंक्लूजन के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के नहीं होने की संभावना होती है। इसके अलावा बहुत सारा निगेटिव परसेप्शन है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की हम बात करें, कुछ निगेटिव परसेप्शन है कि ये लोग बहुत वायलेंट होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, और कई बार हम लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत सेक्सुअल होते हैं या एसेक्सुअल होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे परसेप्शंस हैं जिसकी वजह से भी हम लोगों को इनको इंक्लूड करने में या इनको एक्सेप्ट करने में कठिनाई आती है। और एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे पास, जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था कि हिंदुस्तान में दुनिया के किसी भी हिस्से में से सबसे ज़्यादा कानून और पॉलिसी हिंदुस्तान में है, लेकिन समहाउ इसका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पर्सन विद डिसेबिलिटी को आज भी अपने राइट्स के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सो इम्प्रॉपर जो पॉलिसी क्रिएशन भी है और इसके इम्प्लीमेंटेशन भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा एक्सपेंस इन्वॉल्व, ऑफ कोर्स इंक्लूसिव एजुकेशन को अचीव करना है अगर आपको, तो उससे बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी होगा, क्योंकि करिकुलम अडाप्टेशन है, आपको मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए आपको, मुझे लगता है कि कई बार ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार ये महंगा साबित हो सकता है। लेकिन ये सारे चैलेंजेस थे, लेकिन बहुत सारे रास्ते हैं जिनके माध्यम से हम इंक्लूसिव एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं। सो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम सही तरीके से अगर इसका इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि शायद हम इंक्लूसिव एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं। प्रॉपर करिकुलम अडाप्टेशन, अगर हम करिकुलम का अडाप्टेशन करें तो शायद हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं इन द क्लासरूम सेटिंग। क्लासरूम मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स हम लोगों को एज ए टीचर क्लासरूम का किस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए वो अपने आप में, अगर आप सब लोग टीचर हैं, आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोग माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं। माइक्रो टीचिंग में क्लासरूम मैनेजमेंट अपने आप में एक स्किल है। सो क्लासरूम मैनेजमेंट, अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिसको सुनने में या देखने में या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम, बिहेवियरल इश्यूज है, तो आप उसको एड्रेस करने के लिए, उसको क्लास में पढ़ाने के लिए आप उसको आगे की रो में बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रोएक्टिव टीचिंग रैदर देन जस्ट टीचिंग। सो ये आपकी चॉइस है एज ए टीचर कि आप एज ए प्रोएक्टिव टीचर बनना चाहते हैं या सिर्फ टीचर बनना चाहते हैं। सो प्रोएक्टिव टीचर अगर आप बनेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप पर्सन विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनके नीड्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और उनके एकेडमिक नीड्स को समझ पाएंगे और बता पाएंगे। प्रोफेशनल कंसल्टेशंस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। आप टीचर हैं और आप एज ए टीचर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको एक काउंसलर की जरूरत होगी, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स टीचर की जरूरत होगी। हो सकता है जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, किसी को फिजियोथेरेपी की जरूरत है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत होगी। हो सकता है आपको कुछ बिहेवियरल इश्यूज है तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहैब साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े। हो सकता है कुछ मेडिकल रिलेटेड इश्यू है तो आपको पीडियाट्रिशियन की जरूरत पड़े। कुछ हो सकता है कि साइकेट्रिक रिलेटेड इश्यूज हैं तो आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़े। तो इंक्लूजन को अचीव करने के लिए आपको एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का भी होना बहुत जरूरी है। टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कि हम लोगों को एज ए इंक्लूजन को अचीव करने के लिए हम लोगों के पास टीचर और पेरेंट के बीच में रिलेशनशिप को भी इंश्योर करना है कि हम किस तरीके से इन बच्चों के रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करें, किस तरीके से बेहतर बनाएं जिससे कि ये लोग पढ़ सकें और अपने आप को समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा समझ सकें। अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्शनल कंडीशंस, आपको एज ए टीचर स्पेशल नीड वाले बच्चे के एक्सेप्शनल नीड्स को अंडरस्टैंड करना होगा। हो सकता है उसको सेंसरी इशू हो जाए, कोई हाइपोसेंसिटिव हो, कोई हाइपर सेंसिटिव हो, या हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ADHD भी हो सकता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। ADD हो सकता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो सकता है, या हो सकता है आपके क्लास में पढ़ने वाला बच्चा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है। हो सकता है कि उसको लिखने में कठिनाई हो, डिस्ग्राफिक हो सकता है कि उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, डिसकैलकुलिक हो। तो ये बहुत सारा हो सकता है उसको रीडिंग से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, उसको डिसलेक्सिया हो। तो ये सारी चीजें आपको एक्सेप्शनल कंडीशंस को आपको अंडरस्टैंड करना होगा।
इसके अलावा रिसोर्स टीचिंग है। अगर आप जो कॉन्सेप्ट, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं और उसको अगर ग्रुप में अंडरस्टैंड करने में अगर कठिनाई हो रही है, तो एक तरीके से आप उसको रिसोर्स रूम में ले जा करके आप उसको जो अडेप्टेड आपके टीचिंग एड्स हैं या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, उन सब के माध्यम से आप रिसोर्स टीचिंग के माध्यम से भी उनको पढ़ा सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग एंड कोलैबोरेटिव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हालांकि ये और बात है कि आज इसका नाम जो है थोड़ा फैशन वर्ड में इसको हम बड़ी सिस्टम के नाम से जानते हैं, बड़ी टीचिंग के नाम से जानते हैं। और पीयर ट्यूटरिंग का आप इस्तेमाल करके आप बेहतर तरीके से भी, ये भी एक बढ़िया माध्यम हो सकता है इंक्लूजन को अचीव करने का। जिसमें इसमें क्रॉस एज और सेम एज भी होता है। क्लास 5th का बच्चा जो है क्लास 3rd या 4th के बच्चे को पढ़ाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीयर है वो टीचर को रिप्लेस कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, टीचर को फैसिलिटेट कर रहा है। टीचर विल बी देयर बट टीचर विल बी प्लेइंग जस्ट अ पैसिव रोल। जब भी जरूरत होगी वो उसको फैसिलिटेट करेगा, लेकिन वहां पर जो पीयर्स हैं वही अपने छोटे पीयर जो दूसरी छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएंगे। तो पीयर ट्यूटरिंग या कोलैबोरेटिव मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल वैल्यूज कमिटमेंट, हम सब लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा कि हम लोग टीचर क्यों बने हैं। टीचर कोई आसान प्रोफेशन नहीं है कि टीचर बनना। तो टीचिंग प्रोफेशन जो है वो नोबल प्रोफेशन है। तो हम लोगों को इसके वैल्यू कमिटमेंट को भी ध्यान में रखना होगा और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए एज ए टीचर कि क्लास में बैठा हुआ लास्ट में बैठा हुआ बच्चा भी क्लासरूम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और हम लोग को यह इंश्योर करना होगा कि उसकी भी भागीदारी अपने पढ़ने लिखने में उतनी ही हो जितनी बाकी बच्चों की है। मैं अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अचीवमेंट ऑफ कोर्स अलग अलग होगा, क्योंकि हम सब लोग के पास जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो इनहेरेंट है। हम सब लोग एक दूसरे से हर चीज में, सोच में, समझ में, अटेंशन में, परसेप्शन में, मेमोरी में, रीजनिंग में, हर चीज में एक दूसरे से अलग है। तो ऑब्वियसली उसका जो लर्निंग आउटकम है उसमें भी डिफरेंसेस आए। लेकिन आप एज ए टीचर इस चीज को तो इंश्योर कर सकते हैं कि सबका पार्टिसिपेशन हो। ऑफ कोर्स उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे कि सबका पार्टिसिपेशन एक जैसा नहीं होगा, लेकिन आपकी एज ए टीचर कोशिश होनी चाहिए कि कितना नॉर्मेलिटी ला सकते हैं, कितना आप इंश्योर कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब बच्चों का पार्टिसिपेशन हो। सो वैल्यू कमिटमेंट के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए एज ए टीचर। सो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन का ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, थैंक यू।